और मैं मानता हूं कि जरूर 50 साल की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमारे देश में उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में या नियम नहीं होगा, तो शायद ब्रिटेन की परंपराओं के आधार पर ही उनके फैसले किए गए होंगे। क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा है तो हमने खोजना शुरू किया है। हो सकता है हमको ऐसे कुछ उदाहरण भी मिल जाएं आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों के दिल में दर्द है कि एक बाजू में हम कहें कि आजादी के 50 साल और दूसरे बाजू में देखें कि देश की हालत क्या है। हम तो उनके आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उसी के बाद फिर कुछ बातें और पता चली हमको, कुछ बातें और पता चली जिनमें एक सबसे सीरियस बात है कि हिंदुस्तान की जो आजादी आई है वो आजादी नहीं आई है, बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब इस बात को समझिए, आजादी लेने के लिए कभी कोई समझौता नहीं होता। और मैं मानता नहीं कि आजादी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए समझौता हो सकता। या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे या पूरी तरह से आजाद होंगे। आजादी लेने देने के लिए समझौते नहीं होते, सत्ता के लिए हो सकते हैं समझौते। आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो जब यह पता चला कि हमको तो आजादी देने के लिए बाकायदा समझौता हुआ है, तब तो दिल और बैठ गया हमारा। क्यों समझौता क्या है देखना चाहिए, पता करना चाहिए। तो वो समझौता भी यहां नहीं है, वो लंदन में पड़ा हुआ है कहीं। और वो समझौता लंदन में पड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि वो 52 साल के लिए टॉप सीक्रेट है, 52 इयर्स के लिए। तो 52 साल कब पूरे होंगे? 99 में पूरे होंगे। तो 99 तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे मन में शक हुआ है उसी दिन से कि देश की आजादी के लिए कोई समझौता हो और उसको 52 साल के लिए सीक्रेट घोषित किया जाए, तो उसमें कोई जरूर ऐसी बात है जो देश के लोगों से छुपाई गई है। अन्यथा उस समझौते को छुपाने की जरूरत क्या है? और मैं तो भारतीय दर्शन में विश्वास करने वाला आदमी हूं। छुपाना उसी को पड़ता है जिसमें कोई गड़बड़ी होती है। सत्य को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। सत्य तो अपने आप खुलता है। झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है 52 साल के लिए। और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है। तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं है। लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, आसानी से चीजें मिलती नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मिला है, जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हूं। हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए, क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है। और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और वो दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है। ऑफिशियल सीक्रेसी को तोड़ने वाले आदमी को जेल होती है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आज की समस्याओं के बारे में हम कुछ बात समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। क्या समझौता हुआ है? एक गंभीर समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों के पास 125 और कंपनियां थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर 126 कंपनियां थीं उस समय। 126 कंपनियां थीं ब्रिटेन की हिंदुस्तान में 1947 के साल तक। तो समझौता यह हुआ है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो ले जाएंगे, लेकिन बाकी 125 ब्रिटेन की कंपनियों को यहीं छोड़कर जाएंगे। यह समझौता है। तब सोचिए कि आपकी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है। जिस देश की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में। और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और यह भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा।
और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता, और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था। उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था, और वो मुनाफा बंद हो जाए ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया। और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं। और उन 125 कंपनियों में कुछ कंपनियां तो बड़े बड़े नाम वाली हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड उसी जमाने की कंपनी है जबकि ईस्ट इंडिया थी, आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। लिप्टन इंडिया लिमिटेड आज की कंपनी नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है आईसीआई, आज की कंपनी नहीं है, अंग्रेजों के जमाने की है। और ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री वो कंपनी है जब अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तानी कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश करती थी। आज आजादी के 50 साल में भी एशियन पेंट जैसी स्वदेशी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है, वही आईसीआई कंपनी है। आज ये आईसीआई कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई है। एक बार वो कोशिश फेल हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हो सकता है दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे, तीसरी बार फिर, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलता कभी। वो चरित्र जो अंग्रेजों के जमाने में था वही चरित्र आज भी है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आजाद हो गए हैं? आर्थिक गुलामी तो वैसी की वैसी है। और उससे भी ज्यादा तीसरी गंभीर बात यह है, शायद वो समझौते में ही शामिल है, उसके दस्तावेज अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मैं ये अनुमान से कह रहा हूं। दस्तावेज मिल जाएंगे तो इसी बात को मैं ताल ठोंक के कहूंगा जैसे बाकी सारी बातों को कहता हूं। शायद यह भी हुआ होगा कि अंग्रेज जब चले जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार यहां से चली जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून हिंदुस्तान में चलते रहेंगे आजादी के बाद भी। ये ऐसा ही एक समझौता हो सकता है, हुआ हो, अनुमान मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे समझौते हो सकते हैं तो यह समझौता होने में भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी। और वही मुझे दर्द है, दुख है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हिंदुस्तान में 3735 कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं। वो कानून 200 साल पुराने हैं, कुछ कानून 250 साल पुराने हैं, कुछ कानून 150 साल पुराने हैं, कुछ कानून 100 साल पुराने हैं। आप जरा सोचिए कि कोई कानून मान लीजिए 150 साल पुराना है, तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी? तो 150 साल पहले की देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया, और एक दूसरी बात कि वो कानून बनाया अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो जो कानून अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाया हो और जो कानून देश की 150 साल पुरानी परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो, वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है? उसके पीछे वो कौन सा रैशनल है, कौन सा तर्क है कि 150 साल पुराना कानून भी इस देश में वैसे ही चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था? ये कौन से तर्क से हम मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं? और ऐसा कानून कौन सा है? मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 150 साल पुराने कानून कौन कौन से हैं। लगभग 150 साल पुराना कानून है इस देश में जो पुलिस का कानून है।
जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का बनाया हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा कानून है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों के जमाने में उसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, अब उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। बाकी कुछ भी नहीं बदला है उसमें। 140 साल 135 साल पुराना कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। 125 130 साल पुराना कानून है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जिसके आधार पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट काम करता है। 1885 का बनाया हुआ कानून है। आज से लगभग 100 साल पुराना कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 का बनाया हुआ है। वो आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी। तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून चल रहे हैं इस देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश में। और अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? अंग्रेजों ने इस देश में इनकम टैक्स एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने इस देश में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने सॉल्ट भी जोड़ दिया था। सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स एक्ट पूरा नाम होता था, वो अभी तक चल रहा है। 2 साल पहले उसमें से सॉल्ट नाम हटाया गया, बस बाकी सबका सब है। मैंने सॉल्ट भी हटाने में हमको 50 साल लग गए उस कानून में से। तो ये जो टैक्सेशन के टोल टैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं त्र्यंबकेश्वर से आया तो वहां शहर में घुसने ही के लिए वो कहने लगा 10 रुपया दो। काय का 10 रुपया? कि टोल टैक्स लगता है। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अंग्रेज तो मर गए और चले गए, यहां से टोल टैक्स छोड़कर गए हमारी छाती पर, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। ऐसा ही एक कानून है ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये भी अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में, वो भी ऐसे ही चल रहा है इस देश में। और ऐसा ही एक कानून है सेल्स टैक्स, जो अंग्रेजों ने अपने जीवन में, माने हिंदुस्तान छोड़ने के अंतिम समय में बनाया था और लागू करवाया था। तो टैक्सेशन के ये जितने कानून इस समय चल रहे हैं देश में, ये सब अंग्रेजों के हिसाब से बनाए गए हैं, अंग्रेजों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ ये था कि हिंदुस्तानी जो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तानी जो व्यापारी हैं, उनको बर्बाद करना है। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों का धंधा यहां चले, व्यापार चले। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों में इतनी दम नहीं थी कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ कंपटीशन में टिक सकें।